अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम टू AM राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी ने अपनी तुगरुल क्लास फ्रिगेट को गल्फ ऑफ अदन में यानी कि मिडल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया है। और ये डिप्लॉयमेंट उस वक्त सामने आती है जब इसराइल और फ़लस्तीन में दोबारा से जंग शुरू हो जाती है। इस तमाम चीज़ के चलते ना सिर्फ ये देखा जाता है कि अमेरिका अपनी इस फ्लीट का साइज़ कम कर रहा है मिडल ईस्ट में, यानी कि अमेरिका अपनी फ़ौजों को आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहा है, अपनी नेवल शिप्स को ख़ास तौर पर, बल्कि चाइना अपनी शिप्स को मिडल ईस्टर्न एरियाज़ में लेकर आ रहा है। इस दौरान पाकिस्तान भी ऐलान कर रहा है कि वो अपनी एक नेवल वॉरशिप को डिप्लॉय कर रहा है गल्फ ऑफ अदन में, जहां सोमालिया, यमन, सऊदी अरब और उससे आगे रेड सी लगता है। और रेड सी में सबसे ज़्यादा जो नेवल प्रेजेंस होती है वो अमेरिका की होती है, और वहाँ जो सबसे बड़ा फड्डा चलता है वो यमन के हाउसी फाइटर्स के दरमियान और अमेरिकन नेवी के दरमियान। और रिसेंटली ही हाउसी फाइटर्स ने कुछ मिसाइल्स फायर किए USS कार्ने की तरफ, जो कि बुरके क्लास शिप है अमेरिकन नेवी की, और अमेरिकन नेवी ने उन्हें अपने SM-2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से शूट डाउन कर दिया। दोस्तों, इस डिप्लॉयमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। कुछ लोगों के नज़दीक पाकिस्तान को डिप्लॉयमेंट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 4 इस तरह की फ्रिगेट्स हैं और पाकिस्तान को इन फ्रिगेट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में भेज दे। उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात करनी ज़रूरी थी, सो मुझे लगा कि हमें इस चीज़ को कवर करना चाहिए। पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट ख़ास तौर पर इस हवाले से है कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से ऑफिशियल PR जो जारी की गई, उसमें यह बयान दिया गया है कि पाकिस्तानी मर्चेंट शिप्स जो हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ जो शिप्स जिनमें अफ़गानिस्तान से रिलेटेड सामान आता है, ये चाइनीज़ शिप्स हैं, उनकी जो सी रूट है पाकिस्तान की तरफ, उसको सिक्योर किया जाए। और ये काम सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा, बल्कि बाकी कंट्रीज़ भी कर रही हैं। ईरान उसमें शामिल है। ईरान और ओमान इस वक्त मिलकर नेवल रेस्क्यू एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे हैं अपने उस एरिया में। रिपोर्टेडली चाइनीज़ नेवल शिप्स भी अभी तक इसी इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ के दरमियान ही मौजूद है। इससे पहले वो मिडल ईस्ट में डिप्लॉय की गई थी। फिर अक्टूबर में पाकिस्तान के साथ सी गार्डियन एक्सरसाइजेज चल रही थी। और यहाँ मज़े की बात बताते चलूँ, जब पाकिस्तान के साथ चाइनीज़ नेवल वॉरशिप्स की सी गार्डियन 3 नेवल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज जा रही थी, तब अमेरिका का एक पूरे का पूरा नेवल जॉइंट करियर ग्रुप पाकिस्तानी पानियों से तकरीबन 400 से 300 किलोमीटर दूर था। और उस वक्त बहुत कंसर्न भी जाहिर किया जा रहा था कि ये अमेरिकन एक पूरा जॉइंट स्ट्राइक करियर क्या कर रहा है यहाँ पर। उसमें एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट करियर था जिस पर FA-18 फाइटर जेट्स थे। उसके अलावा एक न्यूक्लियर सबमरीन थी, ओहायो क्लास सबमरीन। और ये जो अमेरिकन बहरी बेड़ा था, इसकी प्रोजेक्शन जो थी, यानी प्रोजेक्शन ये थी कि ये किन किन एरियाज़ को अपने मिसाइल्स के थ्रू कवर कर सकता है। उसमें पाकिस्तान का बलूचिस्तान, ईरान और ईरान से आगे अफगानिस्तान तक के एरियाज़ उसमें आ रहे थे। मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त हालात कुछ ये है कि पॉलिटिको ने एक आर्टिकल शाया किया और उस आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका अपनी नेवल शिप्स की तादाद कम करेगा आने वाले वक्त में मिडिल ईस्टर्न एरियाज़ में। और तादाद क्यों कम करेगा? क्योंकि उनके बजट से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। यानी कि अमेरिका इस वक्त 2 जंगें लड़ रहा है इनडायरेक्टली, और उनको पैसा फ्राहम कर रहा है। ये 2 जंगें जिनमें अमेरिका पैसा लगा रहा है, एक तो यूक्रेन रशिया वॉर है, दूसरा वो इसराइल को वेपन्स फ्राहम कर रहा है। जब 7 अक्टूबर के बाद जंग शुरू हुई थी तो अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो 8 बिलियन के करीब वेपन्स एक्सपोर्ट करेगा इसराइल को। उसके बाद 7 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का ऑलमोस्ट पूरा महीना, ये जंग चलती रही फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान। इस दौरान इसराइल और इसराइल के इत्तेहादियों को सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखने में आई, जो उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ था, कि हमास ने बहुत डट के उनका मुकाबला किया। इवन दो नॉर्दर्न गजा में इजरायली ट्रूप्स का ऑलमोस्ट कंट्रोल हो चुका, लेकिन जो सेंट्रल गजा का एरिया है और साउदर्न गजा है, वहाँ हमास ने बहुत टफ टाइम दिया इजरायली ट्रूप्स को, इवन दो कि इजरायली फोर्सेस के पास बहुत ज़्यादा एडवांस वेपन्स थे। यहाँ देखने वाली बात यह थी कि इन तमाम मामलों के चलते अब अमेरिका के अंदर ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि आपके पास अब उतना पैसा नहीं है कि आप एक ही वक्त में 2-2 जंगें सस्टेन कर सकें। और ये जंगें भी सस्टेन की जा रही हैं, और उसके बाद दुनिया के ऑलमोस्ट जितने भी खित्ते हैं वहाँ अमेरिकन फौजियाँ मौजूद होती हैं। आप बहरुल काहिल को देखें, जिसे पैसिफिक ओशन कहा जाता है, यहाँ अमेरिकन नेवी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होती है रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए। उसके बाद मिडल ईस्ट में आ जाएँ तो मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पर इनकी सबमरीन्स मौजूद होती हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स ओहायो क्लास होती है। उसके बाद इनके एयरक्राफ्ट करियर्स मौजूद होते हैं और बहुत सा दूसरा इक्विपमेंट होता है, खासतौर पर बुरके क्लास शिप्स होती हैं। अब ये चूँकि बजट से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ को भी बजट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इस वक्त तंगी का शिकार है, सो वो ये क्लेम करते हैं कि बहुत जल्द हम अपनी फ्लीट का साइज़ या कम करेंगे।
और ये एक गोल्डन चांस है चाइना जैसी कंट्रीज़ के लिए और चाइना के इत्तेहादी कंट्रीज़ के लिए। चाइना ने इससे पहले ही इसी साल अक्टूबर में अपनी नेवल शिप्स को डिप्लॉय कर दिया था मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में ये चाइना ने अपनी टाइप 52 DL डिस्ट्रॉयर्स को भेजा, टाइप 54 फ्रिगेट्स को भेजा। अब चूंकि हालात दोबारा से बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हुए हैं, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग दोबारा से शुरू हुई है। पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान जो रिसेंटली जंग शुरू हुई है, ये सीज़ फायर ख़त्म क्यों हुआ और उसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है, इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है अपने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे सेकंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आगे एंड उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उस पर हम फ़लस्तीन और इसराइल की टोटल सिचुएशन को लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं। अब हालात चूंकि 1 दिसंबर पर दोबारा ख़राब हुए तो पाकिस्तान नेवी अर्जेंटली ये फैसला करती है कि चूंकि इन्हीं एरिया से पाकिस्तानी मर्चेंट शिप्स भी गुजरती हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इन्हीं पाकिस्तानी सी लाइन्स के थ्रू चाइना से रिलेटेड भी जो ट्रेड का सामान होता है वो भी आता है। अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, बहुत से कंट्रीज़ के लिए यहाँ से सामान आता है। सो यहाँ भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है क्योंकि रेड सी में अमेरिका और यमन आमने सामने है। लेकिन मैंने इससे पहले भी एक आपको बात बताई थी कि अगर दो मुल्कों की जंग होती है तो वो तीसरे या चौथे मुल्क को ज़बरदस्ती उसमें शामिल करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के चलते डर ये है कि कोलैटरल डैमेज के तौर पर ये किसी दूसरे मुल्क की शिप को ना हिट कर दें, क्योंकि इससे पहले ऐसे माजी में वाक़यात आ चुके हैं। रिसेंटली बहुत से कार्गो शिप्स को उन पर अटैक हुए इन्हीं एरियाज़ में, ख़ासतौर पर ईरानियन गल्फ़ है, गल्फ़ ऑफ एदन है, इस तरह के एरियाज़ में। तो इन तमाम चीज़ों के चलते पाकिस्तान नेवी ने डिप्लॉयमेंट की है। हालांकि यह भी पाकिस्तान नेवी ने बहुत सख्त फैसला लेने के मुतरादिफ है कि पाकिस्तान अपनी तुरुल क्लास फ्रिगेट को यमन या रेड सी के करीब भेजे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की ये सबसे ज़्यादा एडवांस फ्रिगेट है और 4 ऐसी फ्रिगेट पाकिस्तान यूज़ करता है। ये पाकिस्तान की वो फ्रिगेट्स हैं जो रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल्स के साथ लेस हैं और इनकी ज़्यादा ज़रूरत आई बिलीव कि पाकिस्तानी पानियों में है। बट फिर भी एक फार साइटेड स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान ने इन्हें अपनी सी लाइन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया है। और दूसरा, ये चूंकि चाइनीज़ शिप्स भी ऑलमोस्ट अभी तक इंडियन ओशन या इन्हीं एरियाज़ में मौजूद हैं, अभी वापस आई थिंक चाइना नहीं गई, तो चाइना भी अपने स्टे को प्रोलॉन्ग करेगा क्योंकि अमेरिका इन खित्तों से अब आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। फिलहाल की जो रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका बजटरी इश्यूज़ को लेकर इस वक्त परेशान है और ये कोशिश कर रहा है कि अपनी फ्लीट को कम करे। सो इस दौरान ईरान, पाकिस्तान, चाइना जैसी कंट्रीज़ वो अपनी प्रेजेंस इन एरियाज़ में बढ़ा सकती हैं। ओबियसली इससे हर कंट्री की जो सी लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मैरीटाइम डोमेन में इन कंट्रीज़ का असर रसूख ज़्यादा होगा क्योंकि इससे पहले अमेरिका के असर रसूख का इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान और चाइना एक्सरसाइज कर रहे थे और अमेरिका का पूरा एक बहरी बेड़ा यहाँ मौजूद था जो कि पाकिस्तानी पानियों से कुछ 100 किलोमीटर दूर था। और ये मैरीटाइम डिप्लॉयमेंट आपकी स्ट्रेंथ को और आपकी उस इन्फ्लुएंस को ज़ाहिर करती है जो दूसरी कंट्रीज़ पर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस तो हो जाता है कि दूसरे कंट्री का पूरा नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरा एक स्ट्राइक ग्रुप हमारे पानियों से सिर्फ इतने 100 किलोमीटर दूर है। सो ये एक प्रेशराइजिंग स्ट्रेटजी भी ज़रूर समझी जाती है जो इससे पहले अमेरिका अप्लाई करता आया है। बट अब पाकिस्तान, चाइना, ईरान जैसी कंट्रीज़ इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। सो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की जो ये नेवल स्ट्रेटजी है अपनी तुरुल क्लास फ्रिगेट को मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करना, क्या ये सही है? उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।